नमस्ते जी, आप सभी का हेल गार्डन में स्वागत है। यह बीडीटीएच नोवेल का एपिसोड नंबर 204 और अभी ड्रैगन एम्प्रेस वाला आर्क चल रहा है। इससे पहले हम रिकैप को शुरू करें। जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में ऑसम कंटेंट आपके पास लगातार पहुंचता रहे। चलो अब जान लेते हैं पिछले पार्ट में क्या हुआ था। हेचिंग, जियान और चिंगलिन स्पेशल टनल का यूज करके पहुंच जाते हैं एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड पे। इस जगह पे माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिखाई देते हैं। जब जियान बाहर की तरफ देखता है उसे एक बहुत ही बड़ा सा सिल्वरी बैरियर दिखाई दिया था। आगे जियान मिलता है एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के थर्ड एल्डर से। इनका नाम होता है जूली। बस यहीं से एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के कई सीक्रेट्स का खुलासा होता है। जियान को कई चीजें मालूम पड़ी थी। फॉर एग्जाम्पल, जिस जगह पे जियान है वो पूरे एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड का बस एक चौथाई हिस्सा है। जब जिया और उसके फादर मिसिंग गए थे, जो कि एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के एम्परर होते हैं, तब ये ट्राइब 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। वहीं पे एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड भी 4 हिस्सों में बढ़ जाता है। बाकी के तीनों आइलैंड्स के जो लीडर्स हैं वो पूरी ट्राइब को यूनिफाई करके उस पर रूल करना चाहते हैं। यही से शुरुआत होती है अगली परेशानी की, जिसकी वजह से जियान यहाँ पे आया है। एल्डर जूली बताते हैं इस समय एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को रॉयल ब्लड लाइन वाले रूलर की बहुत जरूरत है। इसी वजह से जैसे ही ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट और जिया वापस आइलैंड में वापस आते हैं, थोड़े से डिस्कशन के बाद जियान ने इस मिस्टीरियस ट्रेजर को कंज्यूम करना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी ब्लड लाइन जल्दी से इवॉल्व हो सके और उसके रूल के अंदर पूरी एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब दोबारा फ्लरिश हो पाए। लेकिन जैसा इन सभी ने सोचा था, चीजें वैसी होती नहीं है। उस ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट की एनर्जी कुछ ज्यादा ही डेंस थी। जब जियान उसे एनहेरिट करना शुरू किया तो कुछ समय के बाद वो उसकी डेंस एनर्जी को संभाल नहीं पाई। तभी जियान का ध्यान जाता है जिया की तरफ। अभी वो ऑल्टर के ऊपर लेटी हुई थी। वेल उसे पूरी तरीके से क्रिस्टल की लेयर ने कवर करके रखा होता है। एल्डर जूली बताते हैं कि ये उस ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट की कंडेंस्ड एनर्जी है। फिर बात होती है सोल्यूशन की। एल्डर जूली बताते हैं कि अगर जिया को सही से रेस्क्यू करना है तो फिर वो इस क्रिस्टल लेयर को रिफाइन करके ही हो सकता है। इसी रीजन की वजह से यहाँ पे जियान को समन किया गया था। इस क्रिस्टल लेयर को पिघलाने के लिए एक हेवली फ्लेम की जरूरत पड़ेगी। वो हेवली फ्लेम कोई आम हेवली फ्लेम नहीं हो सकती। उसकी हेवली फ्लेम रैंकिंग की रैंक कम से कम 10 से नीचे होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये सब कंडीशंस जियान फुलफिल करता था। फिर 2 दिन के बाद ये रिफाइनमेंट प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब एक वोल्केनो के अंदर होता है एक बहुत ही बड़ा सा कल्ड्रन। इसके साइड में बैठा हुआ था जियान और कल्ड्रन के अंदर उसकी फ्लेम डांस कर रही थी। हमारे एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। अब ये आसमान ड्राई और हॉट था। ऐसा लगता है जैसे इसका पूरा मॉइस्चर वेपराइज हो चुका है। ऐसे हाई टेम्परेचर की वजह से ऐसा लगता है जैसे ये पूरा पूरा माउंटेन एकदम लेथार्जिक हो गया है। जो ये जगह पहले हरी भरी रहा करती थी, इस समय इसकी ग्रीनरी काफी डिम हो गई है। खैर आसपास की इन चीजों पे कोई ध्यान देता भी नहीं है। इस मोमेंट में सभी का फोकस होता है उस ज्वालामुखी के अंदर के कल्डरन के ऊपर। इन सभी की आंखों के सामने एक स्किनी सा फिगर उस लार्ज कल्डरन के साइड में बैठा हुआ था। जैसे जैसे उसकी हाथों की सीरीज चेंज होती है, ऐसा लगता है जैसे आसपास का टेम्परेचर उसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ओकेजनली टेम्परेचर हाई हुआ करता था, अचानक से गिर जाया करता था। कोई नॉर्मल इंसान ऐसे टेम्परेचर के चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये एल्डर जूली आसमान में सस्पेंडेड होते हैं। उनके दोनों हाथ पीछे थे, वहीं पे उनकी दोनों आंखें फोकस्ड होती हैं उस बड़ी से कल्डरन के ऊपर। एल्डर जूली के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी सीरियस होता है। अचानक से एल्डर जूली के पीछे से एक एल्डरली आवाज आती है। जब एल्डर जूली ने पीछे मुड़ के देखा था, हमें दिखाई देता है एक ओल्ड मैन जिसके काले और सफेद बाल थे। वो कहता है, जूली क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये ड्रैगन फीनिक्स क्रिस्टल को रिफाइन कर पाएगा? इस एल्डर ने सिंपल ड्रेस को पहन रखा होता है, क्योंकि उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देता। ये एल्डर काफी स्टर्ड लग रहा था। ये सुन के एल्डर जूली की नजरें वापस जाती हैं उस किनी से फिगर के ऊपर जो कि कल्डरन के साइड में बैठा हुआ है। वो रिप्लाई करते हुए कहते हैं, क्योंकि ये इतनी कम एज में पिल गैदरिंग का चैंपियन बन पाया है तो फिर ये अपनी स्पेशल एबिलिटीज को पोजेस करता है। भले ये यंग दिख रहा हो, लेकिन पिछले 2-3 दिन के इंटरेक्शन से मैंने ये पाया है इस लड़के के पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। मैंने ऐसा करेज और परसिवरेंस और भी किसी यंग मैन में नहीं देखा। वो स्टर्न एल्डर थोड़ी देर तक साइलेंट रहा था, जिसके बाद वो पूछता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जिया हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। एल्डर जूली अपना सिर हिलाते हैं। वो कहते हैं, एल्डर चियू आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि दुखी कॉन्टिनेंट में सिर्फ जियानी ऐसा नहीं है जिसके पास टॉप 10 के अंदर की हेवली फ्लेम हो, लेकिन हमारी एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब की अभी की कंडीशन को देखते हुए उन ओल्ड फेलोज को बुलाना बिल्कुल सही नहीं है। और तो जिया ने अनकॉन्शियस होने से पहले जियान को बुलाने की रिक्वेस्ट करी थी। हालांकि ये लड़की यंग है, लेकिन ये अपनी जान के साथ नहीं खेलेगी क्योंकि वो इस तरीके से बात कर पा रही है। लगता है वो जियान के ऊपर काफी कॉन्फिडेंट फील करती है। वो एल्डर
चियू कहते हैं मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूँ। इस समय हमारी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के पास सिर्फ जिया ही रॉयल ब्लड लाइन को पोजेस करती है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो फिर हमारी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब फिर से यूनाइट नहीं हो पाएगी। यहाँ तक बोलते बोलते वो ओल्ड मैन जिसका नाम चियू था वो नोट करता है। वो कहते हैं प्लस अभी फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर रिट्रीट में गए हुए हैं, उनके जागने की कोई खबर नहीं है। उन दोनों के बिना हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के पास बचे हुए तीनों आइलैंड से टकराने की पावर नहीं है। सूली साय करते हैं। वो कहते हैं इसके बारे में भी सोचना बिल्कुल पॉइंटलेस है, हमें रिफाइनमेंट के कंप्लीट होने का वेट करना होगा। एडिशनली हमें एकदम अलर्ट रहना है। अगर उन तीन आइलैंड्स को इसके बारे में न्यूज मिल जाती है तो फिर गारंटी नहीं ली जा सकती कि वो हमारे ऊपर पहले से ही हमला नहीं करेंगे। उन तीनों आइलैंड के चीफ की एम्बिशंस बिल्कुल कम नहीं है। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई भी ट्रू रॉयल ब्लड लाइन वाला अपीयर हो, वरना वो लोग भले ही रॉयल ब्लड लाइन का प्रेशर एंड्योर कर पाए लेकिन बाकी के ट्राइब मेंबर्स उस रॉयल ब्लड लाइन के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। चियू नोट करते हैं। उनकी डीप नजरें जाती हैं जियान के ऊपर जो कि कर्लन के पास बैठा हुआ था। उनकी बॉडी शोक होती है, वहीं से गायब हो गए थे। एट द सेम टाइम चारों तरफ से कई और डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं। चियू के डिसअपियर होने के बाद जूली का ध्यान जाता है जियान की तरफ। वो सॉफ्ट आवाज में कहते हैं जियान हमारी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब का फ्यूचर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जियान जो कि वोल्केनो के अंदर बैठा हुआ था, लगता है उसे जूली की आवाज सुनाई दे गई है। उसकी आईब्रोज ट्रेम्बल होती हैं, उसके मुंह से एक अनयूजुअल सी गर्म हवा बाहर आई थी। जियान कहता है कोएगुलेट। बड़े से कर्लन के अंदर का फायर ड्रैगन शुक होता है। अचानक से ये कांपने लगा था। सभी देखते हैं कि उस फायर ड्रैगन का कलर व्हाइटिश पर्पल ब्राउन से मिस्टीरियस डार्क पर्पल में चेंज होने लगा है। वो फायर ड्रैगन जो कि डार्क पर्पल कलर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, उसका साइज भी श्रिंक हो जाता है। लेकिन यही चीज उसके फ्लेम के टेम्परेचर के बारे में नहीं कही जा सकती। जैसे जैसे उसका आकार छोटा हो रहा था, फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। जब एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के कुछ मेंबर्स इस फ्राइटनिंग टेम्परेचर को सेंस करते हैं, उनके एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे। हमें एक चीज साउंड सुनाई देती है। उस फायर ड्रैगन के मुंह में से लगातार डार्क पर्पल फ्लेम के क्लस्टर्स बाहर आते हैं। ये डायरेक्टली जाके जिया की बॉडी के ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल को सराउंड कर लिया करते थे। जब इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होता था, हमें सिजलिंग साउंड सुनाई देते हैं। ऐसे लगातार इंटेंस कोलिजन्स की वजह से उस एनर्जी क्रिस्टल में से एक पर्पल गोल्ड लिक्विड का ड्रॉप बाहर आता है। सभी की आंखों में खुशी फैल गई थी। भले वो पर्पल गोल्ड लिक्विड का ड्रॉप बहुत ही छोटा हो, लेकिन आसमान में खड़े वो एक्सपर्ट्स भी बहुत ही एक्सपीरियंस थे। तुरंत ही उनके चेहरे खुशी से भर जाते हैं। वो कहते हैं ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल मेल्ट होना शुरू हो गया। इस मोमेंट में ऐसा लगता है जैसे एल्डर जूली के सर पे से एक बड़ा सा बोझ हट गया। हम उनकी टाइट फिस्ट को रिलैक्स होते हुए देखते हैं। भले ही ये फर्स्ट स्टेप हो, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि जियान की हेवली फ्लेम्स इस क्रिस्टल को मेल्ट कर सकती हैं। ऐसी शुरुआती काफी खुशी की बात है। अब जब तक जियान एंड्योर कर पाता है, वो ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स एल्डर जूली ये जानते थे कि इस ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल को पूरी तरीके से मेल्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन जियान को स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना होगा। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो इमीडिएटली सक्सेसफुल हो जाए। अच्छी शुरुआत के साथ इन सभी को बस वेट करने की जरूरत है। इस इंतजार के दौरान 10 दिन पलक झपकते ही निकल जाते हैं। इन 10 दिनों में जियान ने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया था। इस समय के दौरान जियान के शरीर की दुखी 2 बार एग्जॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन वो एल्डर जूली के द्वारा दिए हुए उस ड्रैगन एसेंस ब्लड को यूज नहीं करता, बल्कि जियान ने रिलाई किया था अपने फ्लेम मंत्रा के ऊपर, जो कि क्वाज़ी टियान क्लास पे पहुंच चुका है। ऐसा करने से उसने आसपास की सराउंडिंग की एनर्जी को फोर्सफुली एब्जॉर्ब कर लिया था। हालांकि ऐसी एब्जॉर्प्शन स्पीड के बाद भी वो अपनी दुखी को एग्जॉस्ट होने से रोक नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ और मेडिसिनल पिल्स की हेल्प से वो कम से कम एंड्योर कर पाता है। इन 10 दिनों के दौरान जियान ने दुखी को सर्कुलेट करना बिल्कुल बंद नहीं किया था। इस तरीके की डिटर्मिनेशन की वजह से कई एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स जियान को एडमायर करने लगते हैं। हाउएवर ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि जियान इस तरीके से लगातार आगे नहीं बढ़ सकता। इस वजह से 15वें दिन जियान ऐसे एग्जॉशन को एंड्योर नहीं कर पाता। वो एंशिएंट ड्रैगन एसेंस ब्लड की एक ड्रॉपलेट को बाहर निकालता है, जिसके बाद उसे डायरेक्टली स्वॉलो कर लिया गया था। हमें एक बैंक की साउंड सुनाई देती है। जिस मोमेंट में जियान की बॉडी में एंशिएंट ड्रैगन ब्लड एसेंस एंटर करता है, उसे एक ब्राइट गोल्डन लाइट ने सराउंड कर लिया था। किसी तूफान की तरह एक वास्ट और माइटी एनर्जी चारों तरफ फैलती है। एक ही इंस्टेंट के अंदर जो उसकी वेन्स खाली हो चुकी थी, उनमें सैलाब की तरह दुखी दौड़ने लगती है। जब जियान अपने अंदर ऐसी एनर्जी का स्टॉर्म फील करता है, वो सेंस कर पा रहा था कि उसकी बोन्स और मसल्स काफी इची हो रही हैं। ऐसी फीलिंग की वजह से जियान को ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर के सारे हिस्से धीरे धीरे करके और भी पावरफुल होते जा रहे हैं। अपनी बॉडी के चेंजेस को सेंस करके जियान सरप्राइज फील करता है। इस तरीके की एनर्जी को बेसिकली कुछ हाई टियर की मेडिसिनल पिल से कंपेयर किया जा सकता है। ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के पीक एग्जिस्टेंस कहलाने के लायक है। जस्ट इनका ब्लड एसेंस इतने मिस्टीरियस इफेक्ट को पोजेस करता है। हम जियान को अपने हाथ को टाइट करते हुए देखते हैं। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर चलो कंटिन्यू करते हैं। उसके चेहरे पे एक हल्की स्माइल रिवील हुई थी। उसकी नजरें फोकस होती हैं कर्लन के अंदर की तरफ। इस समय जो जिया की बॉडी के सरफेस के ऊपर ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल था, वो पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है। लेकिन इसके डिसअपीयर होने का ये मतलब नहीं है कि रिफाइनमेंट खत्म हो गई है। अभी जिया
की इंटरनल बॉडी को ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल ने सॉलिडिफाई करके रखा है। हर एक क्रिस्टल लेयर को रिफाइन करने के बाद ही जिया दोबारा उठ पाएगी। रिफाइनमेंट कंटिन्यू होती है, जैसे हाथों में से रेत फिसलता है। 1 महीना चला गया था। इस 1 महीने के दौरान एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के सभी मेंबर्स जिया की बॉडी के ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल को पतला होते हुए देख एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। एंड में जाके क्रिस्टल पूरी तरीके से गायब हो गया था। ऐसे बदलाव की वजह से पूरे एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड में एक खुशी की लहर फैल जाती है। ऐसी रिफाइनिंग स्पीड को देखते हुए जो जिया की बॉडी के अंदर की क्रिस्टल लेयर्स हैं वो भी बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। उस समय एक ऐसा एग्जिस्टेंस जन्म लेगा जिसके पास मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की ट्रू रॉयल ब्लड लाइन होगी। हमारा ध्यान जाता है उस इनॉर्मस कल्डरन की तरफ। एक थका हुआ सा फिगर उसके साइड में बैठा हुआ था। अगर हम इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखें तो फिर इसकी आंखों के आसपास ब्लड को देखा जा सकता है। भले ही इन आंखों में काफी टाइटनेस दिखाई दे रही हो, लेकिन इसमें एक फ्राइटनिंग टेंडेंसिटी भी दिखती है। इस समय जो भी माउंटेन्स के आसपास फिगर्स थे, अब जब उनकी आंखें स्किनी फिगर को देखती हैं, इन आंखों में एक रिस्पेक्ट अलग से दिखाई दे रही थी। इस महीने में इस फिगर ने इतनी खतरनाक परसिवरेंस को शो किया है जिसके सामने एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स को भी अपना सर झुकाना पड़ा है। हमारा ध्यान जाता है एल्डर जूली की तरफ। अभी वो जियान को देखते हुए अपनी दाढ़ी को सहला रहे थे। भले ही जियान ने 1 महीने तक बिल्कुल रेस्ट ना किया हो, लेकिन अभी वो कल्डरन के अंदर की हेवली फ्लेम को बहुत अच्छी फैमिलियरिटी से कंट्रोल कर पा रहा है। एक मोमेंट के बाद जूली साय करते हैं। उनकी टोन में एक एनवी दिखाई दे रही थी। एल्डर जूली साय करने के बाद अपना मुंह खोलने वाले होते हैं, तभी आसमान में थंडरबोल्ट की तरह किसी की आवाज गूंजती है। ये आवाज एकदम फ्यूरियस थी। हमें सुनाई देता है, शिया आओ, तुम लोग बहुत साहसी होते जा रहे हो। तुम्हारी हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में इस तरीके से घुसने की हिम्मत कैसे हुई। जैसे ही आवाज एल्डर जूली के कानों में जाती है, उनका चेहरा ग्लूमी हो गया था। अचानक से उनका चेहरा ऊपर की तरफ गया था। उनकी नजरें जाती हैं आउटसाइड स्पेस की तरफ। वो कहते हैं, फाइनली ये लोग यहाँ पे आ गए। खाली स्पेस में कई रे ऑफ लाइट्स अपीयर होती हैं। एक मोमेंट के बाद ये सभी डॉट्स एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड पे लैंड कर चुके थे। वो लाइट बिखरती है। हमें बहुत सारे फिगर्स दिखाई दिए थे। इन सभी की और पावरफुल थे। इन सभी फिगर्स ने डार्क गोल्डन आर्मर को पहन रखा होता है। इस आर्मर के ऊपर एक ड्रैगन की इमेज को देखा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे ड्रैगन मूव कर रहा हो। इसमें से हल्का ही सही लेकिन वेव आफ्टर वेव पावरफुल ड्रैगन प्रेशर एमिट होता है। अगर हम डार्क गोल्डन आर्मर वाले लोगों को छोड़ दें तो फिर हमें कुछ ह्यूमन फिगर्स भी दिखाई देते हैं। इन लोगों ने ऊपर से कुछ पहन नहीं रखा होता। ये सभी लंबे चौड़े और स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। इनका विजुअल इम्पैक्ट प्रेशराइजिंग होता है। जब एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड के लोग इन फिगर्स को देखते हैं, कई गुस्से से भरी आवाजें आसमान में गूंजने लगी थी। वो कहते हैं ये लोग वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड और साउदर्न ड्रैगन आइलैंड से हैं। आसमान का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। अचानक से कई फिगर्स अपीयर होते हैं। सबसे सामने थे एल्डर चियू, जो कि कुछ समय पहले एल्डर जूली से बात कर रहे थे। अभी उनका चेहरा एक्सट्रीमली स्टर्न हो चुका था। वहीं भी उनकी बॉडी एक डेंस प्रेशर को एमिट कर रही थी। वो कहते हैं, श्याओ, तुम्हारी हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई। सामने खड़ा वो भारी भरकम सा इंसान जिसने डार्क गोल्डन आर्मर को पहन के रखा होता है। वहीं पे उसकी आईब्रोज काफी मोटी थी। वो 2 कदम आगे बढ़ाने के बाद बोलता है, हा ओल्ड फेलो चियू, तुम अपने गुस्से को मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो। मैं तो यहाँ पे उस ग्रेट पर्सन को इन्वाइट करने के लिए आया हूँ जो कि रॉयल ब्लड लाइन को पोजेस करता है। जब इसके पैर आगे बढ़े थे, खाली स्पेस अपने आप ही ट्रेम्बल होता है। उसकी नजरें टिकी हुई होती हैं एल्डर चियू की तरफ। एल्डर चियू हंसने लगते हैं। वो कोल्ड आवाज में कहते हैं, क्या मुझे पता नहीं है कि तुम्हारा वेस्टर्न ड्रैगन किंग वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर रॉयल ब्लड लाइन को कैद करना चाहता है, राइट। वो तो एक रॉयल ब्लड लाइन की ब्रांच में पैदा हुआ है, फिर भी उसकी खुद को ड्रैगन किंग कहने की हिम्मत हो गई। क्या उसे बिल्कुल मौत का भय नहीं है। वो भारी भरकम सा बंदा जिसका नाम शाह आओ था, वो कहता है, अभी की हमारी एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब 4 हिस्सों में बट चुकी है। रिगार्डलेस चाहे कुछ भी रीजन हो, वेस्टर्न ड्रैगन किंग भी रॉयल ब्लड लाइन को पोजेस करता है। कम से कम तुम ऑर्डिनरी ब्लड लाइन वाले लोग उनसे कंपेयर नहीं करे जा सकते। अगर हम सच में इसकी बात करें तो फिर तुम्हारा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। 4 आइलैंड में बस तुम्हारा ही आइलैंड है जिसके ऊपर कोई रॉयल ब्लड लाइन रूल नहीं करती। हम ऐसे एग्जिस्टेंस को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये सुन के चियू की बाएं ऊपर उठ जाती है। वो कहते हैं, क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, ये तीनों ड्रैगन किंग्स डिसाइड नहीं कर सकते। एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रैगन किंग्स जैसी कोई चीज है ही नहीं। हमारे रूलर तो एम्परर ड्रैगन होते हैं, उनके अलावा कोई बकवास करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ये सुन के उस शाओ के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो कहता, ही मैं यहाँ पे और भी बकवास नहीं करने वाला। ओल्ड फेलो, मैं यहाँ पे इस बार ऑर्डर्स की वजह से आया हूँ। तुम जल्दी से हमें उस रॉयल ब्लड लाइन वाले ग्रेट इंसान को हैंड ओवर कर दो, वरना ये मामला आज अच्छे से एंड नहीं होने वाला। चियू का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया था। वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करते हैं। फाइटिंग एनर्जी इकट्ठी होने लगती है। वो कहते हैं, बस तुम्हारी वजह से। चियू को बैटल के लिए रेडी होते हुए देख वो शाओ अपने हाथों को वेव करता है। वो कहता है, हाँ चियू, अगर फाइटिंग पावर की बात करी है तो फिर 4 आइलैंड में तुम्हारा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड सबसे वीक है।
अगर मेरे वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की ड्रैगन आर्मर आर्मी तुम सभी के ऊपर हमला करती है तो फिर ये ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। जैसे ही उसने इशारा किया था वो पीछे खड़े डार्क गोल्डन ह्यूमन फिगर्स तुरंत ही आगे बढ़ते हैं। ड्रैगन आइलैंड की तरफ पावरफुल प्रेशर इकट्ठा होने लगा था। जब इस प्रेशर को एल्डर जूली सेंस करते हैं जो कि ड्रैगन आइलैंड के डीप रीजन में थे, उनका चेहरा ग्लोमी हो चुका था। वो देखते हैं जियान को जो अभी भी उस एनॉर्मस कर्डन के सामने बैठा हुआ है। वो डीप आवाज में कहते हैं तुम सभी को मिस्टर जियान को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, उनके साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। एल्डर जूली के इस ऑर्डर को सुन के आसपास के सभी एक्सपर्ट्स एक्नॉलेज करते हैं। इन सभी को एग्री करते हुए देख एल्डर जूली ने नोट किया था। उनकी बॉडी मूव होती है, वो गायब हो जाते हैं। अगली बार वो सीधा चियो के सामने प्रकट हुए थे। अपने सर को उठा के उनकी काम नजरें जाती हैं सामने खड़ी ह्यूमन फिगर्स के ऊपर। एंड में जाके उनकी नजरें टिकती हैं उस बड़े से ग्रुप के ऊपर जिनकी अपर बॉडी नेकेड थी। वो कहते हैं वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की ड्रैगन आर्मर आर्मी और साउदर्न ड्रैगन आइलैंड की बारबेरियन ड्रैगन आर्मी। इन दोनों आइलैंड्स ने अपने एलीट फाइटर्स को डिस्पैच कर दिया है। क्या मैं जान सकता हूँ बारबेरियन ड्रैगन आर्मी को कौन कमांड कर रहा है? एल्डर जूली की आवाज के बाद खाली स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। एक पेल सी स्किन वाला एल्डर सामने आता है। इसके कपड़े भी एकदम सिंपल थे। वो एल्डर जूली की तरफ देख के हंस के बोलता है, हाँ हाँ, आप सच में एल्डर जूली कहलाने के लायक हो। भले ही मैं अपनी आर्मी में छिपा हुआ हूँ तब भी मुझे आपने डिस्कवर कर ही लिया। एल्डर जूली देखते हैं इस एल्डर की तरफ। वो एक इंडिफरेंट आवाज में कहते हैं ये तो एक्चुअली में एल्डर मैनियन है। वो मैनियन साय करता है। वो जूली की तरफ देख के डीप आवाज में कहता है एल्डर जूली उस इंसान को हैंड ओवर कर दो, हम यहाँ पे ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए आए हैं। अब एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब ऑलरेडी ऐसी हो चुकी है। मुझे लगता है इस ट्राइब को दोबारा यूनाइट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होने वाला है। तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स ऐसा होने नहीं देने वाले। अचानक से एक फिगर आसमान की तरफ शूट हो गया था। उसकी लाउड आवाज फैलती है। इस प्रेशर की वजह से वेस्टर्न आर्मी के कई फाइटर्स डर जाते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि ये हेचिंग। हेचिंग बोलते हैं व्हाट नॉनसेंस, तुम क्या हैंड ओवर करने की बात कर रहे हो? क्या तुम सभी को ऐसा लगता है कि तुम सभी हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर आके ऐसे डांस कर सकते हो? अगर हमारे फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर दोनों ही डीप रिट्रीट में नहीं होते तो फिर क्या तीनों आइलैंड्स की हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सामने इस तरीके से बात करने की हिम्मत होती? शाओ देखता है हेचिंग की तरफ। वो कहता है हेचिंग तुम्हारा टेम्पर अभी भी गया नहीं है। जिसके बाद उसका ध्यान गया था मैनियन की तरफ। वो कहता है हमारे पास वेस्ट करने को ज्यादा समय नहीं है, चलो अटैक किया जाए। जैसे उसके मुंह से वर्ड्स बाहर आए थे उसका वो डार्क गोल्डन आर्मर एकदम ब्राइट होने लगता है। किसी तूफान की तरह उसकी बॉडी से एक मॉन्स्टरस ऑरा रिलीज होता है। एक डीप ड्रैगन का रोर सुनाई दिया था। शाओ अपने हाथ को वेव करके बोलता है ड्रैगन आर्मर आर्मी अटैक, हमें उस ग्रेट इंसान को वापस ले जाना है जो कि रॉयल ब्लड लाइन को पोजेस करता है। ये सुन के वो सभी आर्मर वाले लोग नोट करते हैं। उनके फियर्स और चारों तरफ फैल गए थे। ये सभी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कई रे ऑफ लाइट्स में जो कि एक्सप्लोसिव तरीके से एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड की तरफ शूट हो गए थे। इन्हें अटैक करते हुए वो मैनियन भी सहाय करता है। वो कहता है चलो अटैक किया जाए। उसके ऑर्डर्स को सुन के वो ह्यूमन फिगर्स जिनकी नेकेड अपर बॉडीज थी इन सभी ने ऑर्डर्स को एक्नॉलेज किया था। हम उन सभी की फिस्ट को टाइट होते हुए देख सकते हैं। पलक झपकते ही इन सभी की दोनों बाहें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं ड्रैगन क्लॉज में जिन्हें हल्के से पर्पल स्केल्स ने कवर करके रखा होता है। वो सभी फ्लैश होकर एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड की तरफ जाने लगे थे। इतने फिगर्स को आगे चार्ज करते हुए देख जूली का चेहरा ग्लूमी था। वो डीप आवाज में कहते हैं इन्हें रोको। एल्डर जूली के ऑर्डर को सुन के एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड के एक्सपर्ट्स भी बिल्कुल पीछे नहीं हटते। एक ही इंस्टेंट में उनके वास्ट और माइटी औरों ने आसमान को कवर कर लिया था। हमें एक के बाद एक कोलिजन वाली मफल्ड साउंड सुनाई देती हैं। अभी आसमान में बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स गूंजने लगे थे। हेचिंग जिनका एक्सप्रेशन भी अभी ग्लूमी था, उनका वॉलेंट पंच जाके टकराता है उस इंसान से जिसके हाथ क्लॉ में बदल गए थे। वो बंदा खून फेंकते हुए पीछे चला जाता है। इससे पहले हेचिंग आगे बढ़ पाते एल्डर जूली उनके सामने अपीयर हो गए थे। एल्डर जूली डीप आवाज में कमांड करते हैं। वो कहते हैं हेचिंग जाओ जियान को प्रोटेक्ट करो, वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तुम इस जगह को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। हालांकि हेचिंग की इस बैटलफील्ड को छोड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी लेकिन वो जियान की इंपॉर्टेंस को समझते थे। अभी उनके सामने कोई विकल्प नहीं बचा होता। उनकी बॉडी लाइटनिंग स्पीड से पीछे पुल बैक होती है। कुछ ही फ्लैशेस के बाद वो एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड के डीपेस्ट पार्ट में एंटर कर जाते हैं। हेचिंग को डिस्पैच करने के बाद एल्डर जूली की आंखें फ्लैश हुई थी। वो देखते हैं सामने के खाली स्पेस को। उस स्पॉट पे वो ग्रेश व्हाइट स्किन वाला मैनियन अपीयर हो रहा था। अभी उसकी बॉडी के ऊपर ऑलरेडी कई पर्पल स्केल्स दिखाई देने लगे थे। उसके हाथ भी शार्प ड्रैगन क्लॉज में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। अभी बेसिकली मैनियन आधा इंसान और आधा ड्रैगन बन चुका था। इस ट्रांसफॉर्मेशन के कंप्लीट होने के बाद मैनियन की बॉडी में से एक एक्सट्रीमली मॉन्स्टर्स औरत धीरे धीरे करके राइज होने लगता है। इसकी वजह से आसपास का स्पेस शीशे की तरह टूटने लगा था। अपनी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मैनियन की आंखें भी पर्पल ब्लैक हो चुकी थी। वो जूली की तरफ स्माइल के साथ देखता है। उसके कदम आगे बढ़ जाते हैं। वो कहता है हमें मिले हुए कई साल हो चुके हैं। आई वंडर क्या तुमने दूसरी क्लास को पीछे छोड़ दिया है? अचानक से एक इंटेंस फ्लक्चुएशन अपीयर होती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म हो गई हो। वो एक ही इंस्टेंट में एल्डर जूली के सामने प्रकट हो
जाता है। साथ ही में उसका वो फ्राइटनिंग ड्रैगन क्लॉ आगे वेव हो गया था। ये अपने साथ लाता है फ्राइटनिंग एनर्जी को। अभी पूरे एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड में से बैंग 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 वाले अर्थ शेकिंग साउंड सुनाई दे रहे थे। ड्रैगन आइलैंड का आसमान कई बैटल ग्राउंड्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अब वो पहले वाला शांत वातावरण कहीं दिखाई नहीं देता। अभी चारों में से 2 ड्रैगन आइलैंड्स ने अपनी एलीट फोर्सेस को डिस्पैच कर दिया है। ये स्ट्रेंथ उस टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच चुकी है जो कि सेंट्रल प्रिंस के किसी भी टॉप टियर के फैक्शन को खून से धो दे। अचानक से आए स्नीक अटैक की वजह से शुरुआत में ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में थोड़ा सा पैनिक फैल गया था। अच्छी बात है कि जगह बहुत सारे एक्सपर्ट्स को पोजेस करती है। शुरुआती केओस के बाद फाइनली चीजें स्टेबलाइज हो जाती हैं। खैर जब आसमान में इंटेंस बैटल्स चल रही होती है, ड्रैगन आइलैंड की डीपेस्ट पार्ट में अभी भी पीसफुलनेस बरकरार रहती है। वोल्केनो के मूवमेंट से अभी भी फ्राइटिंग हाई टेम्परेचर रिलीज हो रहा होता है। हम देखते हैं उस बड़े से कर्डन को। अभी जो जिया की बॉडी उसके अंदर होती है, अब उसकी वो हार्ड बॉडी सॉफ्ट होने लगी है। उसके अंदर टेरिफाइंग ओशन जैसी एनर्जी फ्लो कर रही थी। आसमान में खड़े हेचिंग सोलम एक्सप्रेशन के साथ इस बड़े से कर्डन के इंटीरियर की तरफ देख रहे होते हैं। अचानक दूर से रशिंग विंड साउंड सुनाई देते हैं। इसकी वजह से उनका एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। जब वो अपने सर को घुमाते हैं, वो देखते हैं कि 10 एक्सेप्शनली फियर्स और उनकी तरफ लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। इन एक्सपर्ट्स को आते हुए देख हेचिंग एकदम फ्यूरियस हो जाते हैं। वो चिल्ला के कहते हैं ना जल्दी से रोका जाए, हम जियान को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने दे सकते। हेचिंग के मुंह से ये आवाज जस्ट बाहर आई थी, तभी हम आसपास के पहाड़ों में से कई फिगर्स को फ्लैश होते हुए देखते हैं। वो सभी आ रहे फिगर्स को जाके ब्लॉक करने लगे थे। तुरंत ही ये जगह जहाँ पे अभी तक शांति बनी रही थी, अब एक बड़ी बैटल इरप्ट हो जाती है। हालांकि इन एक्सपर्ट्स को ब्लॉक किया जा चुका है, लेकिन हेचिंग का एक्सप्रेशन अभी भी काफी अगली रहा था। वो जानते थे कि क्योंकि वेस्टर्न और साउदर्न आइलैंड ने हमला कर दिया है, तो फिर लास्ट नॉर्दर्न आइलैंड भी शांति से नहीं बैठेगा। और जैसी अभी की ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की स्ट्रेंथ है, उनके लिए इन दोनों ही आइलैंड्स को रोकना मुश्किल हो रहा है। अगर वो नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड भी इंटरवीन करता है तो फिर चीजें बहुत डेंजरस हो जाएंगी। ये सब सोच के हेचिंग ने अपनी फिस्ट को क्लेंच कर लिया था। उनकी नजरें फोकस होती हैं उस स्किनी फिगर के ऊपर जो कि ह्यूज कर्डन के सामने बैठा हुआ है। वो कहते हैं जिया तुम्हें जल्दी करना होगा। सीन आगे शिफ्ट होता है। आसमान में इंटेंस एनर्जी की रिपल्स फैल रही होती है। बैंग 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 के साउंड के साथ एक्सप्लोजन की आवाजें पूरे आइलैंड में गूंज रही थी। जियान जो कि उस लार्ज कर्डन के सामने बैठा हुआ था, ऐसा लगता है उसने दुनिया की क्योटिक सिचुएशन को सेंस नहीं किया है। उसकी खून से भरी आंखें देख रही होती है उस लार्ज कर्डन को। अब जिन हाथों से वो सील्स को चेंज करके टेम्परेचर को कंट्रोल करता था, वो भी स्टिफ पड़ चुके थे। जिस तरीके से पिछले 1 महीने में जिया ने बिना रेस्ट लिए इस फ्राइटनिंग टास्क को लगातार कंप्लीट किया है, इसकी वजह से कोई 2000 क्लास का पीके एक्सपर्ट भी एग्जॉस्ट हो जाता। लेकिन जिया ने इस कड़वाहट से भरे समय को पार करता आ रहा है। भले ही उसकी एंड्योरेंस चाहे कितनी भी अच्छी हो, इस मोमेंट में उसकी आंखें काफी ब्लरी हो गई थी। अभी हेचिंग की एंशियस आंखें जियान के ऊपर होती हैं। उनकी दोनों फिस्ट टाइट हो चुकी थी। वो जानते थे कि जियान ऑलरेडी अपनी लिमिट पे आ चुका है। इस रिफाइनमेंट के समय के दौरान जियान का दिमाग एक्सट्रीमली टेंस स्टेट में रहा है। उसे बिल्कुल रिलैक्स करने का मौका नहीं मिला। ऐसे कंटिन्यू करने की वजह से उसका दिमाग भी कहीं न कहीं डैमेज हो चुका होगा। भले ही हेचिंग अपनी वो चाहे कितना भी प्राउड फील करते हो, लेकिन इस समय वो जियान से इम्प्रेस हो चुके थे। वो बड़बड़ाते हुए कहते हैं लड़का खुद से कितना रूथलेस है। अगर ट्राइब का ये वाला मैटर रिजॉल्व हो जाता है तो फिर मैं ओल्ड हाई तुम्हारा मुंह बोला भाई बनूंगा। तुम जिसे स्मैश करने के लिए बोलोगे उसकी खोपड़ी नहीं बचने वाली। लेकिन जस्ट हेचिंग ये बोल ही पाए थे, तभी उनसे थोड़ी दूरी पे एक बैंक का साउंड सुनाई दिया था। तुरंत एक फिरोशियस और लाइटिंग स्पीड से आगे आता है। इससे पहले वो फिगर एक्चुअली में यहाँ पे अराइव हो पाता, उसकी तेज तेज हंसने की आवाजें पहले पहुंच जाती हैं। वो कहता है हाँ ये तो एक्चुअली में यहाँ पे है। उस बंदे की थंडर जैसी आवाज बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गूंज पाई थी। इतने में ही कुछ ही फ्लैशेस के बाद एक फिगर वोल्केनो के मुंह के पास आ जाता है, जिसके बाद इसकी स्पीड रिड्यूस होती है। जब सभी इस बंदे को देखते हैं तो वो पाते हैं कि इस बंदे ने डार्क गोल्डन आर्मर को पहन के रखा है। इस बंदे की आंखें भी गोल्डन थी। वहीं पे इसके चेहरे पे होती है हल्की सी फेरोशियसनेस। इस बंदे को देख के हेचिंग चौंक जाते हैं, क्योंकि ये था ड्रैगन आर्मर आर्मी का 4th कमांडर शासा। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हेचिंग ने अपने हाथों को वेव कर दिया था। माउंटेन्स में से 10-12 फिगर्स बाहर आते हैं। ये सभी कॉशियस तरीके से उस शासा को देखने लगे थे। वो शासा सामने खड़े हेचिंग को देखता है। वो कहता है हेचिंग ही अनएक्सपेक्टेड बात है कि मैं तुमसे यहाँ पे मिल रहा हूँ। उसकी दोनों आंखें नैरो हो चुकी थी, लेकिन वो ज्यादा अननेसेसरी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। एक बार हाथ को वेव करने से उसके पीछे से कई एक्सपर्ट सामने की तरफ चार्ज कर देते हैं। आसमान में माइटी ड्रैगन रोर फैल रहे थे। इन सभी को देख के हेचिंग का दिल बैठ जाता है। वो एक बार नॉड करते हैं। वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की 10-12 फिगर्स आगे बढ़ गए थे। ये ब्लॉक करते हैं उन फिगर्स को जिन्होंने डार्क गोल्डन ड्रैगन आर्मर को पहन रखा होता है। वो शासा तेजी से हंसता है। उसकी बॉडी फ्लैश होती है। वो हेचिंग के सामने अपीयर हो गया था। वो कहता है हेचिंग तुम चुपचाप से उस ग्रेट इंसान को हमें सौंप दो, वरना आज तुम्हारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में खून बहेगा। जब हेचिंग और शासा एक दूसरे को दिखते हैं, ऐसा लगता है इन दोनों के बीच में स्पार्क्स क्रिएट हो रहे हैं। फ्राइटिंग एनर्जी चुपचाप से फैलने लगती है। हेचिंग का एक्सप्रेशन डार्क और सोलम था। वो कहते हैं हम ये देखेंगे कि क्या शासा तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशंस हैं। उन्होंने अपनी फिस्ट को क्लेंच करके एक रूथलेस पंच को आगे थ्रो कर दिया था। एक डार्क ब्लैक लाइन क्रिएट होती है। तुरंत ही काले रंग का स्पेशल क्रैक शासा की तरफ चला गया था। हेचिंग को अटैक
करते हुए देख वो शाशा भी स्नॉट करता है। उसने भी बिना कदम पीछे लिए एक वायलेंट पंच को आगे थ्रो कर दिया था। हमें सुनाई देता है एक बैंक का साउंड। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से एक बहुत ही पावरफुल रिपल फैलती है। साशा की पूरी बॉडी ट्रेम्बल हुई थी। वो जैसे तैसे करके खुद को स्टेबलाइज कर पाता है। हम उसे फटाक से अपने पैरों को आसमान में पटकते हुए देखते हैं। उसकी बॉडी गोस्ट की तरह हिचिंग की साइड में अपीयर हो गई थी, जिसके बाद शुरुआत होती है लाइटनिंग स्पीड से आने वाले फेरोशियस अटैक्स की। साशा को अटैक देखते हुए हिचिंग भी कोल्ड तरीके से हंसने लगे थे। वो बिना पीछे हटे साशा से हेड ऑन टकराने लगते हैं। दोनों फिगर आसमान में वॉलेंट तरीके से कोलाइड होते हैं। हर बार इनकी फिस्ट मूव होती थी, चारों तरफ पहाड़ों में एक सोनिक बूम साउंड फैलता था। इन दोनों की फाइट शुरू होने के बाद जो जगह क्वाइट रह गई थी अब ये भी क्योटिक हो जाती है। फिर भी भले चाहे आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो स्किनी फिगर जो कि लार्ज कल्डरन के सामने बैठा हुआ होता है, उसका चेहरा भी एक्सप्रेशन लेस था। बैंग साउंड के साथ दोनों फिगर कोलाइड हुए थे। फ्राइटनिंग एनर्जी ट्रेम्बल होती है। इसने स्पेस को तोड़ दिया था। हम आसमान में एक 100 फुट चौड़ी डार्क ब्लैक होल को देख सकते हैं। इस कोलिजन के बाद ये दोनों फिगर्स अपने कदमों को पीछे लेते हैं। हमें मालूम पड़ता ये है जूली और मैनियन की फाइट। मैनियन जिसके कदम पीछे घसटते हुए गए थे, इस समय उसकी बॉडी के वो डीप पर्पल स्केल्स डिम होते हुए दिखाई देते हैं। उसकी दोनों आंखें घूर रही होती हैं जूली को। वो डीप आवाज में कहता है, सच में काफी अनएक्सपेक्टेड है। तो मैं एक्चुअली में बेंशेंग में एडवांस कर चुके हूँ। जूली का चेहरा इमोशनलेस था। उनकी स्ट्रेंथ मैनियन की स्ट्रेंथ से बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन मैनियन के पास एक सीक्रेट टेक्निक है जिससे वो हाफ ड्रैगन हाफ ह्यूमन में बदल सकता है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से इस मैनियन को हैंडल करना इतना ट्रबलसम है। मैनियन कहता है, जूली अपना पॉइंटलेस रेजिस्टेंस खत्म करो। तुम जानते हो कि तुम्हारा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की स्ट्रेंथ चारों आइलैंड में सबसे वीकेस्ट है। अभी हमारे तीनों आइलैंड साथ में काम कर रहे हैं। अगर तुम सब मिलकर भी विरोध करते हो तब भी इससे कुछ होने नहीं वाला। तुम्हें उस इंसान को हमें सौंप देना चाहिए। ये सुन के एल्डर जूली कोल्ड आवाज में कहते हैं, अगर मेरे ईस्टर्न आइलैंड के एल्डर्स ने ट्रेन करने के लिए एम्प्टीनेस में एंटर नहीं किया होता और हमारे फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर डीप रिट्रीट में नहीं गए होते, तो फिर तुम्हारी तो बात छोड़ो, तुम्हारे तीनों ड्रैगन किंग्स की भी यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं होती। मैनियन कहते हैं, हाँ जूली, दुनिया में कोई अगर जैसी चीज नहीं होती। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चली रही होती है, तभी खाली स्पेस में से एक सॉफ्ट हंसी की आवाज सुनाई देने लगी थी। इस सॉफ्ट सी आवाज को सुन के एल्डर जूली का एक्सप्रेशन बहुत ही अगली हो गया था। वो उस खाली जगह को देखते हुए बोलते हैं, नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड। लगता है ये लोग भी फाइनली अपीयर हो ही गए। हाँ, जूली की फोकस्ड आंखों के सामने उस खाली स्पेस में से कई ग्रीन लाइट्स एमिट होती हैं। जैसे वो ग्रीन लाइट बड़ी होती हैं, उन लाइट्स के अंदर से कई फिगर्स रिवील हुए थे। ड्रैगन आइलैंड के आसमान को एक बार फिर से एक और मॉन्स्टर सौरे ने सराउंड कर लिया था। वेव आफ्टर वेव रशिंग विंड साउंड सुनाई देती है। सीन जाता है एक ग्रीन रोफ्ड एल्डर की तरफ। वो नीचे के क्योटिक बैटलफील्ड को देख के एक स्माइल करके बोलता है, लगता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। अच्छी बात है कि मुझसे मेन इवेंट मिस नहीं हुआ। जब जूली इस एल्डर को देखते हैं, उनका दिल पूरी तरीके से बैठ जाता है। ये तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग सच में काफी ग्रैंड तरीके से एक्ट करते हैं। इन लोगों ने एक्चुअली में एक बेंशेंग और 2 डोजन क्लास के पीक के एक्सपर्ट्स को डिस्पैच किया है। लगता है ये लोग जिया को कैद करने का मन बना चुके हैं। आसमान में अपीयर हुए इस ओल्ड मैन का नाम होता है चिंगयान। अब इसकी नजरें जूली के ऊपर थी। वो एक स्माइल के साथ ड्रैगन आइलैंड के डीपेस्ट पार्ट की तरफ देखता है। वो कहता है, एल्डर मैनियन, आप जूली को ब्लॉक करोगे, मैं खुद उस ग्रेट पर्सन को लेने के लिए जाता हूँ जो कि रॉयल ब्लड लाइन को पोजेस करता है। इन शब्दों को कहने के बाद चिंगयान मूव कर गया था। वो एक लाइट फिगर में ट्रांसफॉर्म होके ड्रैगन आइलैंड के डीपेस्ट पार्ट की तरफ शूट हो गया था। ये देख के जूली एक्सट्रीमली फ्यूरियस हो जाते हैं, बट इससे पहले वो उसे रोक पाते, उन्हें ब्लॉक कर लेता है वो मैनियन की ड्रैगन क्लॉ डांस करते हैं। ये टारगेट करते हैं जूली के फेटल स्पॉट्स को। मैनियन के द्वारा रोके जाने की वजह से जूली एकदम आग बबूला हो जाता है। उनका शरीर एक्सप्लोसिव तरीके से मॉन्स्टर्स दुगी को बाहर रिलीज करने लगा था। उनकी रूथलेस निगाहें जाती हैं मैनियन की तरफ। जब जूली को मैनियन रोक रहा होता है, वो बुड्ढा जिसका नाम चिंगयान होता है, वो कुछ ही फ्लैशेस के बाद वोल्केनो के ऊपर अपीयर हो गया था। चिंगयान देखता है जियान को, जो कि लार्ज कल्डरन के सामने बैठा हुआ था। फाइनली उसकी नजरें जाती हैं कल्डरन के इनसाइड की तरफ। वो अपनी भौं से कोड़ के बोलता है, तो फिर यही वो पर्सन है जिसके पास रॉयल ब्लड लाइन है, लेकिन ये तो अभी छोटी सी बच्ची है। फिर भी इसकी ब्लड लाइन प्रेशर को सेंस करके मैं इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगा पा रहा हूँ। यहाँ तक पहुँचने के बाद चिंगयान लंबे समय तक रुकना नहीं चाहता था। वो कहता है, पहले इस पर्सन को वापस लेके जाता हूँ, बाकी की बातें तब करी जाएंगी। उसकी बॉडी मूव होती है, वो अटैक करने ही वाला था, तभी सामने अपीयर होता है एक और फिगर। वो थे टाई जियानजुनजे। उनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। उनका हाथ पकड़ता है मेटल सोर्ड को। उनकी नजरें थी चिंगयान की तरफ। उनकी बॉडी से एक इंडिफरेंट ऑरा फैलता है। टाई जियानजुनजे को ब्लॉक करते हुए देख चिंगयान की आईब्रोज नेट हो गई थी। वो कहता है, चौस से मतलब कि तुझे मौत का बिल्कुल भय नहीं है, क्योंकि वो डोजन क्लास का पीक का एक्सपर्ट है। नेचुरली वो टाई जियानजुनजे को कुछ नहीं समझेगा। हाथों को वेव करती उसके सामने
यहाँ पर होता है एक एनर्जी का स्टॉर्म, जिसके बाद लाइटिंग स्पीड से टाइजियान जुंजे की तरफ शूट हो जाता है। हम देखते हैं टाइजियान जुंजे को उनके चेहरे के एक्सप्रेशन में कोई भी बदलाव नहीं आया था। ऐसा लगता है जैसे वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी और चिंगयान के बीच में कितना बड़ा पावर गैप है। वो फटाक से अपनी मेटल सोर्ड को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वॉलेंट तरीके से नीचे हैक कर दी गई थी। सोर्ड नीचे लैंड होती है। टाइजियान जुंजे का चेहरा तुरंत ही पेल हो गया था। ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी की पूरी दुखी इस सोर्ड के साथ गायब हो गई है। साथ में ही हमें एक पाम के साइज की लाइट दिखाई देती है, जो कि ची साउंड करती हुई मेटल सोर्ड की टिप में से बाहर आती है। फाइनली वो लाइट उस एनर्जी के तूफान से जाके कोलाइड हो गई थी। कोलाइड के बाद एक सेकंड के लिए तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अगली पल में हमें सुनाई देता है एक बैंग का साउंड। एक फ्राइटनिंग एनर्जी चारों तरफ फैलती है। हमें एक घर का साउंड सुनाई दिया था, क्योंकि टाइजियान जुंजे ने इस अटैक का हेड ऑन सामना किया था। वो तुरंत ही अपने मुंह से खून की उल्टी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें घातक चोट लगी है। वो नीचे फॉरेस्ट में आके घुस जाते हैं। जैसे एक ही अटैक में वो टाइजियान जुंजे को डिफीट कर देता है। चिंगयान के चेहरे पे एक रिडिक्यूल फ्लैश हुआ था। टाइजियान जुंजे की स्ट्रेंथ के लेवल का वॉरियर एक्चुअली उसके सामने अपनी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। चिंगयान इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता था। टाइजियान जुंजे को हटाने के बाद चिंगयान अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। वो जियान की तरफ स्लोली आगे बढ़ते हुए उसे इंडिफरेंट आवाज में ऑर्डर देता है। वो कहता है लड़के अपनी फ्लेम को रोक। बट सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे सूखे हुए जियान ने उसकी आवाज को सुना ही नहीं है। उसकी खून से भरी आंखें देख रही होती हैं उस लार्ज कल्डन को। चिंगयान आ गया था जियान के साइड में। वो कहता है एक और इंसान जिसे मौत की परवाह नहीं है। जियान के ऐसे रिएक्शन की वजह से वो अपना सिर हिलाने लगा था। हम स्लोली उसके हाथ को ऊपर जाते हुए देखते हैं। फ्राइटनिंग लेवल की दुखी इकट्ठी होने लगी थी। फाइनली चिंगयान अपने हाथ को नीचे स्मैश कर देता है। जब चिंगयान का ये वॉलेंट अटैक नीचे की तरफ आ रहा होता है, उस कल्डन के अंदर वो लड़की जिसने अपनी आंखें अभी तक नहीं खोली थी, हम अचानक से उन्हें खोलते हुए देखते हैं। चिंगयान के कानों में जाती है एक ऐसी कोल्ड आवाज। ये आवाज एक भयानक प्रेशर को कैरी कर रही थी। इस आवाज की वजह से ऐसा लगता है जैसे चिंगयान की सोल को किसी ने स्मैश कर दिया हो। उसकी बॉडी वहीं पर रुक गई थी। वो आवाज कहती है अगर तेरी वजह से उसने एक बाल को भी लूज किया तो फिर इसकी कीमत तुझे अपनी जान से चुकानी होगी। खैर इससे पहले हम ये जान पाते कि अभी इस बुड्ढे का एक्सप्रेशन कैसा है। ऑथर ने चैप्टर को यहीं पे फिनिश कर दिया है, लेकिन डू नॉट वरी, हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई देगी ड्रैगन एम्प्रेस जिया। अब वो किस तरीके से इन बुड्ढों की मार मार की चटनी बनाएगी ये हम जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। ये भी बताना कि बीटीटीएच के अलावा तुम्हें और क्या अच्छा लगता है, जिससे हमें डिसाइड करने में हेल्प मिले कि बीटीटीएच के बाद हमें कौन सी दिशा पकड़नी है। वेल इस वीडियो का लाइक टारगेट है 11,000 लाइक्स का। आई होप ये शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तुम्हारा भाई पूरी कोशिश करेगा कि आज ही तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड देखने को मिल जाए। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आई थिंक आप सभी ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अगर भूल गए हो तो फिर नीचे दिए गए रेड बटन को स्मैश कर सकते हो, सो दैट हमारे वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहे। आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें डायरेक्टली सपोर्ट भी कर सकते हो। चलो हम अपनी वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। लेफ्ट और राइट में जो शो हो रहा है वो तो आपको पता ही होगा। सो अगर पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो फिर क्लिक करो लेफ्ट में। राइट में दिखाई देगा नेक्स्ट एपिसोड जब वह अवेलेबल होता है। चलो हम मिलते हैं वीडियो को स्पार्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।